हेलो बच्चों, तो वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग के बारे में बात करेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और लेक्चर के एंड में जाते जाते आपको हम थोड़ा सा ओम्स लॉ भी दिखाएंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में कुछ कहानी की तरीके से बात करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बता रहे कहानी सुनाएंगे। तो अब कहानी का मतलब वो कहानी नहीं है कि ईयरफोन लगा के बढ़िया से मस्त बैठ के कहानी सुनेंगे। यहाँ पे कॉपी और पेन से कुछ लिखना ही पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी उसमें, उस इंपॉर्टेंट बात को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आज के लेक्चर में बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि धातुओं में वैद्युत चालन। तो हेडिंग लगा लो कि धातुओं में वैद्युत चालन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है VD से, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक स्थिर वैद्युतिकी में जो तुमने अभी तक पढ़ा है, पिछले 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है स्थिर वैद्युतिकी। इस स्थिर वैद्युतिकी में तुमने ये पढ़ा है कि अगर कोई एक चालक ले लिया जाए, जैसे मैंने कोई एक चालक ले लिया, यहाँ पे ये हमने कोई एक चालक ले लिया, ठीक। अगर कोई एक चालक ले लें तो उस चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी कि नेट वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वो नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ये हमने स्थिर वैद्युतिकी में कई बार पढ़ चुके हैं, ये हमने बता भी दिया है इसको कैसे होता है। कि अगर कोई एक चालक लेते हैं, उस चालक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड कंडक्टर या चालक, तो वो हमेशा कितना होता है? 0 के बराबर होता है। किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसको जल्दी से देख भी लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे अगर मान लो ये कोई एक चालक है, हमें पता है कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? नेट वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पर मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। जब एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो हमें पता है कि चालक के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे इस पर, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करने लगेंगे। किधर गति करते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरफ वैद्युत क्षेत्र मूव करने लगेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर जो आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमारे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश कैसा हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। यहाँ पर जो आवेश होगा, यहाँ पर आवेश प्रेरित होने लगता है। जैसे हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाते हैं, जैसे हम कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बाय वैद्युत क्षेत्र जैसे हम लगाते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। और किधर मूव करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब मूव करेंगे तो इस तरफ हमारे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, इस तरफ हमारे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, और उस तरफ हमारे क्या हो जाएंगे? सारे धनात्मक चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, धन आवेश इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, धन आवेश, हम ये मैं नहीं कर रहा हूं कि धन आवेश भी यहां से यहां चले जाएंगे। यहां से सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ गए, तो यहां पे क्या बच जाएगा? केवल और केवल धन आवेश ही बचेगा, ठीक है। तो जब ये धन आवेश बच जाता है, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक आवेश बच जाता है, तो ये अपने अंदर भी क्या करता है? एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। अब देखो, यहाँ पे ये पूरा ऋण आवेश हो गया, इधर धन आवेश हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। देखो, इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन जाएगा, और इसको बोलते हैं ई प्रेरित वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये प्रेरित आवेश था ना, तो ये ई प्रेरित वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। ये इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि यहाँ पर आवेश जो हो गया वो आवेश जम गया है, आवेश जम गया। यहाँ पर आवेश क्या होता है? जम जाता है, ठीक है।
यहाँ पर आवेश क्या होता है, एक तरीके से आकर जम जाता है। ठीक, तो अब देखो जो ये ऐसे देखो कि जो ई प्रेरित होता है, ये हमारा जो ई प्रेरित होगा ये बराबर होता है माइनस ई बाय के। ये ई प्रेरित जो होगा वो बराबर होगा किसके, माइनस ई बाय के बराबर होगा। देखो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा एक सदिश राशि होती है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों ऐसे होते हैं। देखो एक वैद्युत क्षेत्र ये हमने एक्सटर्नल बाय वैद्युत क्षेत्र इधर से लगाया, तो ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र क्या बना लिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना लिया। दोनों कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, माइनस चिन्ह लगा दिया। और माइनस लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, इसको इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तब होता था जब हम आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते थे। हम ये सारी बातें जो करते थे वहां पर, ये हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर होता था। चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ये बात सबको पता चल चुका होगा अब तक। और आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब कि ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक जो कमिटेड ना हो, यानी कि जो किसी और से जुड़ा ना हो, सिंगल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर बोलते हैं। अभी तक ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी सिंगल है। ठीक, इतनी बात तो समझ, ये सारी बातें पहले भी हो चुकी थी। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एक सीधा सा सवाल है। सीधा सवाल हमारा ये है कि ये बताओ कि अब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या एक जगह पे रुके हुए होंगे या इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे। अभी देखो इसके अंदर जो, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अंदर अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे चालक के अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, बटेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर। तो अब ये बताओ कि क्या जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन ये एक जगह पे रुका रहेगा। सिंपल सा बात है, सोच के बताओ आराम से कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका रहेगा या इलेक्ट्रॉन ये जो है ये मूव करता रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुकेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से। ऊष्मीय ऊर्जा बोल लो या इसी को टेम्परेचर बोल लो या हीट बोल लो, इसकी वजह से। जैसे मान लो कि अगर इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 25 डिग्री का टेम्परेचर है और बाहर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री का टेम्परेचर है, तो देखो जब बाहर 30 डिग्री का टेम्परेचर है, अंदर 25 का टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलेगी तुरंत क्या करेगा, घूमने लगेगा, जिग-जैग ये इस तरीके से जुम्बा जुम्बा करके मोशन करने लगेगा, यानी कि इस तरीके से हर तरफ क्या करने लगेगा, ये दौड़ने लगता है। ठीक, तो यहां से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यहां पे लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र ई नेट की अनुपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर घूमता है, चालक के अंदर घूमता है। ठीक, तो अब देखो एक नई चीज सबसे पहले ये मिला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर चालक जो है वो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। और जो जिस स्पीड से घूमता है ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग में स्पीड जो होती है वो 10 पे पावर, ये स्पीड जो होती है वो लगभग में 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ये बहुत अधिक स्पीड से क्या करता है, ये घूमता रहता है, बहुत अधिक स्पीड से, लगभग 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये अज्यूम करो, सोचो इसको, 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकंड बहुत अधिक स्पीड होती है। इस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर घूमता रहता है। तो अगर अब कोई तुमसे ये बोले कि चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है या रुका हुआ रहता है, तो ये गलत कह रहा है। चालक के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा घूमता हुआ रहता है, हमेशा ये कभी इधर आया कभी इधर आया कभी इधर आया, इस तरीके से हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है, कभी भी रुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ये घूमता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वेग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय या तापीय दोनों वेग बोलते हैं, चाहे ऊष्मीय वेग बोल दो
जो ये जिस वेग से घूमता है इसको ऊष्मीय वेग बोल दो या तापीय वेग बोल दो, इसको u से रिप्रेजेंट कर दो या v से रिप्रेजेंट कर दो, दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस वेग से घूमता है उसको ऊष्मीय वेग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आया है u1 स्पीड से, ठीक, u1 स्पीड से इधर आया। फिर अगला इलेक्ट्रॉन मानो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u2 स्पीड से। एक अगला इलेक्ट्रॉन e3 है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u3 स्पीड से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर जा रहा है u4 स्पीड से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u5 स्पीड से। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी से ये घूमते रहते हैं, अलग अलग वेग से ये घूमते रहते हैं, ठीक। जब ये अलग अलग वेलोसिटी से घूमते रहते हैं तो फाइनली जो हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, इस पूरी बात का कंक्लूजन जो निकलता है ये फाइनली ये निकलता है कि हम इसका u एवरेज जो होता है, इसका u एवरेज जो होता है वो u एवरेज कितना मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। कि इसका u एवरेज जो है यानी कि इसका जो ऊष्मीय वेग है वो ऊष्मीय वेग कितना है, 0 के बराबर है। अगर ये ऊष्मीय वेग 0 के बराबर ना होता तो सिंपल समझो, जैसे अगर कोई आयरन है, आयरन का रॉड ले लिया तुमने एक और उसको ऐसे पकड़ा तो उसको झट से क्या करता, उसमें करंट लगता। जैसे मानो ये कोई एक आयरन की रॉड है, ये लोहे की रॉड है, इसको मैंने पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, ये क्या करेगा, करंट मरेगा, करंट लगेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा ना, हमें पता है ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर होगा, इधर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर होगा। ये बात तो पता है ना कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, क्लास 10 में आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो जैसे हम इसको पकड़ते हैं, देखो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा तो हमें क्या लगता है, करंट लगता है। करंट क्यों नहीं लगता है, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है। अब भी हम ये नहीं कह इलेक्ट्रॉन अब भी चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में चलता है। ये इसका जो मोशन होता है ये बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है कि थोड़ी देर में इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से ऐसे घूमता रहता है। तो इसका जो हम औसत वेग निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाती है, 0 के बराबर आ जाता है। इसीलिए हमें उसमें कोई भी करंट नहीं लगता है। तो हमें क्या होता है, करंट लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो हमें करंट महसूस होता है। इसीलिए हमें करंट महसूस नहीं होता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, औसत वेग जो होता है, उसको 0 के बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको यू एवरेज जो लिखे हो, यू एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो यू एवरेज है ये लिख लो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश प्लस un डिवाइड बाई n के बराबर। ये यू एवरेज कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर होता है। अरे यार, इसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, करोड़ों एटम होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे। तो फाइनली जो हमारा यू एवरेज जो निकल के आता है कितना आता है, 0 के बराबर आता है। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे औसत वेग की बात कर रहा हूँ, चाल की बात नहीं कर रहा हूँ। चाल जो होती है, अगर मैं चाल की बात करूंगा तो चाल 0 नहीं होगा, चाल 0 नहीं होता, औसत वेग क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग भी कितना होगा, 0 के बराबर होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के औसत वेग कहूं तो एक इलेक्ट्रॉन का भी औसत वेग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि वेग जो होता है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है, और हम हमने पढ़ चुके हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है, जबकि चाल 0 नहीं हो सकता। और जो हमारा चाल होता है, वो चाल, औसत चाल अगर निकालेंगे तो औसत चाल क्या होगा, कुल चाल डिवाइड बाई कुल समय। तो चाल कुछ ना कुछ तो ये चलेगा ना, चाहे ऐसे करे फिर ऐसे मूव करे, फिर ऐसे मूव करे, ऐसे घूमता रहे, कुछ ना कुछ चाल तो होगा ना। तो चाल की बात नहीं कर रहे हैं, औसत वेग की बात कर रहे हैं। तो औसत वेग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब कुछ कहानी इसमें समझ में आई कि हम जब इसके कोई भी धातु लेते हैं या कोई भी चालक लेते हैं, कंडक्टर ले लें, तो वो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमें करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि औसत वेलोसिटी जो होती है या औसत वेग जो होता है कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। कहानी कुछ समझ में आई,
कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, तो एक बार फिर से रिपीट करो, कुछ समझ में आया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या कि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा। स्थिर वैद्युतिकी में हमने देखा कि जो चालक होते हैं, चालक के अंदर ई नेट कितना होता है, 0 होता है। ई नेट 0 कैसे आता है कि हमने कोई अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, यानी कि ई एक्सटर्नल लगाते हैं, जितना ई एक्सटर्नल लगाएंगे उतने ही ई प्रेरित अंदर अपनी तरफ बना लेता है, ये प्रेरित आवेश बना लेता है। अच्छा एक चीज और है कि जो ये ई, अगर हम ये कहें कि जो एक्सटर्नल है इसको हम थोड़ा और स्ट्रांग कर देते हैं, हम जितना स्ट्रांग करते जाएंगे उतना ही स्ट्रांग ई प्रेरित बनाता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा स्ट्रांग कर देंगे तो उतना प्रेरित आवेश नहीं बना पाएगा, फिर ई नेट 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना ही स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र में लगाऊंगा उतना ही स्ट्रांग ई प्रेरित भी बना लेता है। ये चालक की खासियत होती है, जब तक कि वो डिकम्पोज ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के अंदर, चालक के अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये ई प्रेरित जो होता है माइनस ई बाय के बराबर होता है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। माइनस केवल ये बता रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है। इसको इधर लाके जोड़ोगे तो ई नेट कितना जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और ये कैसा होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, क्योंकि किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्यों मूव करता है, उसमें ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इसी उसमें ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उसमें वेग बोलते हैं। और ये उसमें ये वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में घूमता रहता है। किस वेग से घूमता है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करता है, घूमता रहता है। लेकिन फाइनली जो ओवरऑल हम निकालते हैं तो देखते हैं कि जो औसत वेग होता है वो औसत वेग हमारा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। इसीलिए जब किसी भी आयरन की रॉड को, किसी भी चालक की रॉड को जो हम पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, जबकि करंट लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। इतनी बार बोल दिया तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसमें से। अब थोड़ा सा कहानी, इतनी अगर कहानी समझ में आ गई होगी ना तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसी में क्या करेंगे, हम बैटरी को जोड़ेंगे। नोट कर लो इसको, फिर बता रहा हूँ आगे वो वाली कहानी भी समझा रहा हूँ। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए, बाकी तो क्या कर सकते हैं हम। चलिए अब वही पूरी कहानी है, सब कुछ वही चीज़ है, वही चालक है। जैसे मैंने जो चालक लिया था वही चालक फिर अब यहाँ पर भी हमने ले लिया। जो चालक हमने वहाँ पर लिया था वही चालक हमने यहाँ पर ले लिया। ये चालक हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक, वही चालक है, सेम चालक है, कोई बदलाव नहीं है। बस अब की बार हम क्या करते हैं कि इस चालक में एक बैटरी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया इस तरीके से। लो यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक बैटरी जुड़ गया। जब यहाँ पे एक बैटरी जुड़ जाएगा, जैसे इसका विभवांतर मान लेते हैं V है, इधर V है, इधर कितना है 0 है, इधर प्लस मान लेते हैं और इधर कितना मान लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जब हम वैद्युत क्षेत्र वापस इस पे क्या करेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर लगाएंगे। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो चालक होगा वो चालक क्या हो जाएगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। जब आवेश प्रेरित होगा तो देखो इधर वैद्युत क्षेत्र है तो इधर हमारा माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा, इधर माइनस आवेश आ जाएगा और इधर क्या जाएगा, हमारा प्लस आवेश इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से प्लस आवेश इकट्ठा हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो, अब कहानी समझो। यहां पर जब ये माइनस यहां पे इकट्ठा हुआ तो अब यहां पे अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है, जो अभी तक ई प्रेरित बन रहा था, वो ई प्रेरित आवेश अब नहीं बन पा रहा है, इंड्यूस चार्ज अब नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये प्लस जो है इस माइनस को अपनी तरफ क्या कर लिया, जैसे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो ये सोचा कि इधर चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। जब वैद्युत क्षेत्र लग गया तो अब चलूंगा मैं इधर, चलूंगा आराम से, यहां पे बैठ के आराम करूंगा, जम जाऊंगा। लेकिन ऐसा खेल हो नहीं पाया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, आपकी बार इसमें लगा दिया बैटरी, इसको आइसोलेटेड कंडक्टर से हटा दिया, इसको कम्युनिटी कर दिया, इसको कम्युटेड कर दिया, यानी किसी से जोड़ दिया, इसको, इसका संबंध किसी से हमने जोड़ दिया। तो यहां पर आकर पहुंचा, ये तो सोच रहा था मैं आराम करूंगा बैठ के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे बैटरी था, ये प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींच लिया और ये प्लस वाला जो था, ये माइनस जो था इस प्लस वाले को अपनी तरफ क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो यहां पर ये जो था अब ये जम नहीं पाया, यानी कि चालक में तारों को जोड़ने पर, जब हम देखो, जब हम चालक में तारों को जोड़ने पर, जब हम इन चालक में तारों को जोड़ देते हैं तो आवेश का जमना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो आवेश का जमना, आवेश का जमना बंद,
आवेश का जमना क्या हो गया, बंद हो गया। अब आवेश का जमना जम नहीं पा रहा। जब आवेश जम नहीं पा रहा है तो हमारा जो ई प्रेरित था वो ई प्रेरित डिक्रीज हो जाएगा, और ई प्रेरित डिक्रीज होकर लगभग कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और जब 0 के बराबर आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ई नेट इनसाइड जो था, ई नेट इनसाइड, ये हमारा 0 के बराबर नहीं हो पाया। बात समझ में आई। अब हम कहाँ पहुंच गए, वैद्युत धारा में पहुंच गए कि हमारा ई नेट इनसाइड जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ। जब सिंपल हम चालक लेते थे तो चालक के अंदर ई नेट इनसाइड कितना था, 0 हो जाता था। लेकिन जब बैटरी से लगा दिया तो बैटरी के लगाने की वजह से तो यहाँ पर तो ये आकर जमना चाहा, लेकिन फिर देखा भैया ये बैटरी है, ये इस प्लस वाले इस माइनस को इधर क्या कर लिया, इधर मिला लिया, इस प्लस वाले ने इस माइनस वाले ने इस प्लस को इधर ला के खत्म कर दिया। तो इधर कोई भी आवेश जम नहीं रहा, आवेश का जमना बंद हो गया। जब आवेश जमना बंद हो जाएगा तो ई प्रेरित हमारा हो नहीं पाएगा, ई प्रेरित डिक्रीज हो जाएगा लगभग 0 के बराबर। तो ई नेट इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, या ई नेट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब ई नेट इनसाइड कुछ ना कुछ तो हमारा ई नेट इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बैटरी लगाने का फायदा क्या हो गया हमारा। ठीक, अच्छा, अब यहीं पे एक सवाल आता है कि अगर ये बताओ कि बैटरी जब हमने लगा दिया तो क्या ये बैटरी लगाने की वजह से ये कहानी बनी है। अच्छा, सिंपल से बताओ कि बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, बैटरी इलेक्ट्रॉन देता है। गलत। अगर कोई ये कह रहा है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये गलत है। बैटरी जो है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को चलाता है बस, और कोई काम नहीं होता है। जो हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी का काम केवल और केवल इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, चलाते रहे, इलेक्ट्रॉन को बंद ना पाए। तो ये बैटरी लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, चलाता ये रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। बैटरी जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं करता, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, चलाता रहता है। बस इतना सा काम होता है बैटरी का कि इलेक्ट्रॉन को चलाते रहो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब देखो यहां पर एक अंदर हमारा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। एक प्यारा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर अंदर बना लेते हैं। ठीक, ई एक्सटर्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन गया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में लगेगा, या इलेक्ट्रॉन को इधर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जैसे अगर मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है। अगर यहाँ पर कोई मैं एक आवेश रख दे रहा हूँ, -q आवेश रख दूं, तो इस -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश कितना लगेगा, QE के बराबर लगेगा। और अगर यहाँ पे +q आवेश है तो +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ये बल कितना लगेगा, QE के बराबर बल लगता है। ठीक है, इतना अच्छा फिर बता रहा हूँ, उसके बाद नोट कर लो। इतना हो गया यहाँ तक, इतना कर लिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऑन ई निकालना चाहूँ, यानी कि F ऑन ई, यानी कि ई पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, QE के बराबर फोर्स लगेगा यहाँ पे। और Q का मान कितना है, E है, यानी कि यहाँ पे E रख दो तो -E के बराबर लग जाएगा। अब माइनस सिर्फ फिर यहाँ पे इतना ही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, त्वरण निकालना चाहूँ, तो देखो इसका जो त्वरण होगा वो त्वरण A बराबर कितना होगा, F/m के होगा। अब यहाँ पे लिख लो कि m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m जो है ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हमारा m है। ठीक है, जो चीज़ आ रहा है उस चीज़ को लिखते चलो। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे जब मान रखोगे तो -E/m के बराबर आ जाएगा, यानी कि इतना त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि विपरीत दिशा में चल रही है। अरे ये सब छोड़ो यार, जैसे अगर मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, इस तरीके से छोड़ो, इस मॉड की कहानी कर लो सीधा सीधा कि यहाँ पर अगर हम मॉड देख लें कि मॉड में ए निकालें कि हमारा जो त्वरण जो होगा वो हो जाएगा, त्वरण जो होगा वो E/m के बराबर आ जाएगा। ये हमारा त्वरण आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका त्वरण हमारा कितना आ गया, E/m के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमें ये देखने में लग रहा है कि हमारा लग क्या रहा है, ये यही चीज़ हो रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ती हुई स्पीड के साथ चल रहा है। जैसे इसमें त्वरण आ गए हैं तो हर समय इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती हुई चल रही है। लेकिन कैसे चल रहा है, बढ़ती हुई स्पीड के साथ चल रही है, यानी कि समय के साथ इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है। अगर इसकी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि बढ़ती हुई स्पीड के साथ ये चल रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा वैद्युत धारा का पार्ट
नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन जो होता है या आवेश जो होता है उसकी जो चाल होती है वो अचर होती है, कांस्टेंट चाल होती है, जबकि यहाँ पे इसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो ये हमारा इसका पार्ट नहीं है। हम ये बात कह सकते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए अगर आपने पहला लेक्चर देख रखा है तो, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में सारी बातें बताई थी। ठीक है, अगर नहीं आए तो अच्छी ठीक ही है यार। चलिए, तो देखो यहाँ पे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमें लगता है कि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अगर मैं 1 मिनट के लिए ऑन कर दूं तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 1 घंटे के लिए ऑन कर दूं तो और ज़्यादा स्पीड से भागेगी, ये स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता है। हमें ऐसा महसूस होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ एक्सीलरेशन। हमें ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इंक्रीज। हमें ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है बढ़ती हुई एक्सीलरेशन के साथ, और उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसकी वेग जो होती है वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ऐसा होता तो हम इसको वैद्युत धारा में पढ़ते ही नहीं। अब देखो कहानी यहाँ से कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। चलिए, तो अब देखो ऐसा क्यों नहीं हो पाता। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात पहले बता दूं, फिर यहाँ पे आऊँ कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो वैद्युत अपघटन और विसर्जन ये सब बारे में बताया था। तो वहाँ पे ये आया था कि कंक्लूजन बता रहा हूँ केवल, कि वहाँ पे ये देखा था हमने कि अगर कोई द्रव है या गैस है तो उस द्रव और गैस में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के दोनों के द्वारा बहता है। दोनों से हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। लेकिन जो हमारा ठोस पदार्थ या जो हमारा चालक होता है, धातु होती है और पारा होता है, इनमें केवल आवेश का वाहक जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं होता है, यानी कि धन आयन के द्वारा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे अगर मैं कोई एक कॉपर का वायर ले लेता हूँ, Cu ले लेता हूँ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cu+ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या है, Cu+ आ जाएगा। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, से देखो कोई एक कॉपर का कोई एक हमने एटम लिया है, कोई एक परमाणु लिया है, तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धनात्मक आयन बन गया। जब ये धनात्मक आयन बन जाता है तो धनात्मक आयन मूव नहीं करता है। चालक में जितने भी धनात्मक आयन होते हैं मूव नहीं करते। जैसे यहाँ पर कोई एक परमाणु था, यहाँ पे Cu कॉपर का एक कोई परमाणु था, यहाँ पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अपनी जगह पे रुक जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला ये तुरंत अपनी जगह पे रुक जाएगा और अपनी जगह पे रुक के वो वाइब्रेशन मोशन कंपनीय गति करता रहता है। वो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट की तरह होता है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, वैसे वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये सिंपल भाषा में ऐसे बोलो कि जो हमारे चालक के धातुओं के धन आयन होते हैं वो धातु में मूव करने के लिए नहीं बने होते हैं। ये नहीं कि धातु में मूव नहीं करते, धातु में केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है, तो यही धन आयन जो होते हैं। अब देखो कहानी फिर यहीं से आ रही है। जब ये धन जो इसमें देखो इसमें बहुत सारे करोड़ों परमाणु होते हैं, तो करोड़ों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, करोड़ों धन आयन मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ पे कोई एक धन आयन मिला, वहां से आके टकरा गया। देखो इन्हीं धन आयनों को हम क्या बोलते हैं, कर्नल भी बोलते हैं। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ कि कर्नल लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ती हुई स्पीड के साथ तो चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो वो किसी एक कर्नल से टकराते हैं। अब चाहे देखो कर्नल बोले और चाहे इसको धनायन बोले, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। वही धनायन कैसे निकलता है या कर्नल कैसे बनता है, हमने बताया कैसे बनता है कि जो कोई परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धातुओं की एक खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब वहां से निकल जाते हैं तो वो अपनी जगह पे या पूरे धातु में उस चालक में चलने के लिए, मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, वो बंधे हुए होते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो वही कर्नल बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ पे एक कर्नल से आके टकराया, जब यहाँ से कर्नल पे टकराया तो इसकी स्पीड 0, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर स्पीड 0, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे टकराया, इसकी स्पीड 0। तो ये आगे बढ़ता जाता है और उसको टकराता है। दुम देखो यहाँ धुम से एक टक्कर हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर धुम से एक टक्कर हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर धुम से एक टक्कर हुआ। तो इस तरीके से अब इसमें सोचो करोड़ों परमाणु होते हैं, उस करोड़ों परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, करोड़ों धनायन होंगे, करोड़ों कर्नल होंगे। ये उससे दुम 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 क्या होगा, टक्कर होता रहेगा। तो टक्कर होता रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती है। इसकी स्पीड तो हमें लग रहा था ना बढ़ती, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ नहीं पाती है। तो फाइनली ये मान लेता है, ये
अपने आप में कंप्रोमाइज़ करता है और ये कहता है कि अब हम इतनी स्पीड से नहीं चलेंगे, अब हम केवल एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे। देखो यार, ये मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है, ये सब पहले रिजल्ट देख लिया गया, उसके बाद ये सब कहानी गढ़ी गई है। अब बता रहा हूँ यार, ऐसे ही है तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, जैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, जब ये करता है तो अभी एक कांस्टेंट स्पीड बना लेता है, ये हम इसी एक छोटी सी स्पीड पकड़ लेता है, उसी कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। उसी वेग को क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा, धूम धूम, देखो ऐसे से बढ़ा, ऐसे से बढ़ा, धूम 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 धूम, ये लड़ता जा रहा है, ये ऐसे आगे पीछे लड़ता जा रहा है, ऐसे भी हो रहा है, लड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इधर से समझो, ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर यह, तो यहाँ पे बहुत सारे धनायन मिलेंगे, यानी बहुत सारे कर्नल मिलेंगे, तो आगे बढ़ा, लड़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर लड़ा, फिर लड़ा, लड़ते लड़ते फिर धीरे धीरे बहुत कम स्पीड से आगे की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और जिस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, ये लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जबकि इसकी स्पीड कितनी थी, जब ये किसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। अब सोचो कितनी स्पीड से बढ़ा, जैसे यहाँ से बढ़ा, धूम से आके लड़ा, फिर बढ़ा, फिर धूम से लड़ा, फिर बढ़ा, फिर धूम से लड़ा, तो लड़ते 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 थक जाता है, फिर कहता है कि छोटी कांस्टेंट स्पीड से हम चलेंगे। और वो स्पीड कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। इससे ये ऐसे होगा, ये लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा और आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ऐसे लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। कहानी समझ में आई कुछ? अब इसी बात को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से पलट के सुन लो, कहानी यही होती है, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको, इसी बात को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए, कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए, तो देखो लिख लो कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, उसी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन, तो हमें ऐसा महसूस, ये लगता है, चलो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन ए त्वरण से गति करता है, इलेक्ट्रॉन ए त्वरण से गति करता है। ए त्वरण से गति करता है और उसका वेग लगातार बढ़ता रहता है। और उसका वेग लगातार बढ़ता रहता है, परंतु लगातार धन आयनों या इसी को लिख लो कर्नल, धन आयनों या इसी को लिख लो कर्नल से टक्कर के कारण, धन आयनों से टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाता है। टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाता है, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल के
या ई नेट एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में, या ऐसे लिख लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई नेट एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, और यही गति हमारी क्या कहलाती है? अनुगमन वेग कहलाती है। और ये होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और ये गति कितनी होती है? लगभग में होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आया कुछ? तो यही पूरी कहानी जो हमने बताया था उसी को शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। एक दो बार पढ़ोगे तो खुद तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। देखो ये सब यार बनाई हुई कहानी है, ऐसे लिखा हुआ कई सारी किताब, एक किताब का नहीं है, ये कई सारी किताब का मिक्सअप है ये, क्योंकि कई सारी किताबों से पढ़ा देखा सब में वही सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये पहले रिजल्ट देख लिया गया है करके, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके आधार पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब जो एग्जाम में लिखना है, एग्जैक्ट जो किताब में लिखा वो किताब का लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ कि अनुगमन वेग की अगर परिभाषा आ गया कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, तो कैसे अनुगमन वेग को परिभाषित करोगे ये भी लिख दोगे तब भी चलेगा। किताब वाली कहानी भी लिख दे रहा हूँ, किताब वाली भी लिख दो तब भी, वो भी दोनों चीज़ें ठीक है। मिटा दो इसको, चलिए चाहे ये लिख दो चाहे किताब वाला लिख दो, दोनों कहानी ठीक ही है। अब ये तुम्हारे समझने के लिए, अब किताब में इतना डिटेल में नहीं बताया, बस लिख दिया कहानी। लिख लो भी कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिख लो कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत वेग से एक दिशीय नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह था अनुगमन वेग कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी बोलते हैं। अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। अपवाह था अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे VD द्वारा या BD से प्रदर्शित करते हैं। बस हो गया, इतना बहुत था। अनुगमन वेग अगर आ गया लिखने के लिए तो इतना लिख दोगे तो कहानी तुम्हारी हो जाएगी बहुत, इतना लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा ये तो हो गया बोर्ड के लिए, बस इतना लिख देना। बाकी कहानी पूरी समझ में है ना, कहानी क्या चल रही थी। फिर से उसी को देख लेते हैं, जैसे उसको कर्नल के तरीके से बना के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो कर्नल के तरीके से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से था, वही कहानी फिर से है, नोट कर लो इसको, उसके बाद फिर इसको देख लो। ठीक, देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद एक कर्नल से टकराया। कर्नल बोल लो या धन आयन बोल लो, चलो धन आयन बोल लो कि एक धन आयन से टकराया, उसकी स्पीड क्या हो गई 0।
ठीक, जो कहानी बताया था, टकराता है, फिर वहाँ से आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। देखा एक्सेलरेशन था ना, E/m के बराबर आया था, बढ़ती हुई स्पीड क्या चलता जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे टकराया स्पीड 0, फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर स्पीड 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक धनायन से टकराया, स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ फिर एक धनायन से टकराया, स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से चला, यहाँ से चल के फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पर आया, फिर एक धनायन से टकराया, स्पीड कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ फिर वो आगे गया, फिर एक धनायन से टकराया, फिर स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ के बाद फिर कहाँ आ गया, यहाँ पे आके पहुंचा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ पर आकर पहुंचा। देखो कितना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आया। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली है, इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन बोलते हैं। देखो कितना लंबा दूरी चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आके आया, और दूरी कितना चला, केवल इतनी सी दूरी चली। अरे नखरे इतने सारे किए, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, फिर 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 यहाँ पहुंचा, फाइनली आके यहाँ पहुंचा। तो ये दूरी इतना सा हुआ, और घूमा के नखरे इतना सारा दिखाया, पहुंचा यहाँ पर। तो यही वाली कहानी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये इतना सा जो घूमा, इसी को, जो इतना सा यहाँ पर आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो कि यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लो यहाँ पे कि ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रहा है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब तो क्लियर एकदम कहानी दिमाग में बन गई होगी, कैसे वो स्पीड बढ़ता है, कैसे कम होता है। अब बन गया होगा ना सब कुछ। एक बार या खुद इमेजिन करो, सोचो उस चीज़ को कि कोई एक चालक है, बहुत सारे, कोई एक चालक है, इसमें उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे धनायन है। कोई चलेगा फिर टकराएगा, फिर चलेगा फिर टकराएगा, फिर चलेगा फिर टकराएगा। तो जैसे टकराने के बाद उसकी स्पीड 0, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड 0, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो औसत चाल निकल के आती है, देखो जो औसत चाल आया था, औसत चाल, हमारा औसत चाल कितना निकल के आया था, औसत चाल जो आया था वो लगभग निकल के आया था 10⁵ मीटर पर सेकंड के बराबर निकल के आया था। ठीक है, और जो औसत वेग होता है ये बहुत बड़ा होता है, किससे, औसत वेग से। औसत वेग से, औसत वेग लगभग कितना आया है, 10⁴ मीटर, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर इस स्पीड से ये चलता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। जो यहाँ पे ये होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अब तो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया कि अनुगमन वेग होता क्या है। औसत चाल क्या होता है, चाल सबको पता है कि चाल क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय होते हैं। जैसे बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है रैंडम दिशा में, इधर उधर घूमता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का औसत चाल कुछ ना कुछ होगा। और पूरे का चाल निकालेंगे तो चाल कुछ ना कुछ, तो हमारा चाल यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, क्योंकि चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होती है, और औसत वेग जो होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक दो टर्म और डिफाइन हुआ है, जैसे कि शांतिकाल किसे कहते हैं, शांतिकाल किसे कहते हैं, और मुक्त पथ किसे कहते हैं। ठीक है, तो शांतिकाल किसे कहेंगे कि दो टक्करों के बीच का जो समय होता है उसी को हम शांतिकाल बोलते हैं, शांतिकाल बोलते हैं। इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है हमारा शांतिकाल कहलाता है। दो टक्करों के बीच का जो समय होता है उसी को हम शांति काल कहते हैं। ठीक है, और मुक्त पथ जो होता है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कहलाता है मुक्त पथ कहलाता है। कि ये ऐसे बोलो कि दो कर्मागत टक्करों के बीच का समय जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शांतिकाल बोलते हैं। और दो कर्मागत टक्करों के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। जैसे यहाँ टकराया तो यहाँ से यहाँ तक टकराने में जो समय लगेगा उसको हम शांतिकाल बोलेंगे, और जो दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे, मुक्त पथ बोलेंगे। अभी उसकी परिभाषा भी लिख दे रहा हूं, नोट कर लो पहले इतना, फिर उसकी परिभाषा भी लिख दे रहा हूं। नोट कर लिया इतना, हो गया। चलिए, तो देखो हमारा क्या क्या निकल के आया अभी तक। हमारा जो तापीय वेग U निकल के आया था वो कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकंड। U एवरेज
यानी कि औसत तापीय वेग कितना निकल के आया था, 0 निकल के आया था, तभी तो हमें वो करंट नहीं लग रहा था। ठीक, ये 0 निकल के आ गया था। ठीक है, और अनुगमन वेग कितना निकल के आया है हमारा यहाँ से, जो अनुगमन वेग Vd निकल के आया है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर निकल के आया है। एक्सीलरेशन निकाला था ए, तो ए कितना आया था, E/m के बराबर। ए जो आया था त्वरण E/m के बराबर। इतनी कहानी हम कर चुके हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम निकाल चुके हैं, ये हमारी इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, मुक्त पथ निकाल रहे थे। मुक्त पथ लिखना है तो सबसे पहले मुक्त पथ, ठीक, मुक्त पथ किसे कहते हैं बताया था। मुक्त पथ वही चीज़ है कि किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। लिख लो कि किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाती। चली गई दूरी इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाती है। ठीक, मुक्त पथ कहलाती है। इसी तरीके से एक होता है औसत मुक्त पथ होता है। औसत मुक्त पथ होता है। ठीक, दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते थे, मुक्त पथ बोलते थे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करता था, और श्रांति काल को टाउ से रिप्रेजेंट करता था। मुक्त पथ किसे कहते हैं, औसत मुक्त पथ। यहाँ पे देख लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को लिख लो कि, इसको ऐसे लिख लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, लिख लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत मुक्त पथ कहते हैं। यार डिफरेंस है, छोटा छोटा जल्दी लिख लो। औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते, देखो उसको भी लैम्डा से बोलते हैं मुक्त पथ को, औसत मुक्त पथ को भी लैम्डा से बोलते हैं। इसका मान जो होता है लैम्डा बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर कोटि, या 9 मीटर लिख लो। लैम्डा का मान कितना होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लो कि लैम्डा का मान होगा 10⁻⁹ मीटर बराबर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच की दूरी जो होती है, औसत दूरी जो होती है वो 10⁻⁹ मीटर, लगभग 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। ठीक है, यह औसत निकालना है तो लैम्डा m बराबर लिख सकते हो कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 डैश प्लस लैम्डा n डिवाइड बाई n। ठीक, इसको लैम्डा m करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्या था, श्रांति काल था हमारा, शांति काल था, शांति काल। ठीक, तो इसमें भी यही रहेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच, कर्मागत टक्करों के बीच का औसत
औसत समय क्रांति काल, औसत समय क्रांति काल कहलाती है। इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान जो होता है टाउ का, वो लगभग होता है 10⁻⁻14 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे एक मान और जोड़ लो कि टाउ जो होगा वो लगभग में, इसको लगभग में लिखो कि लेमडा एवरेज होगा, टाउ एवरेज जो होगा वो लगभग में होगा 10⁻14 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थे, लिख लो इसको। डेफिनेशन कोई सही कभी कभी पूछ लेता है आपके होम एग्जामिनेशन में, जो स्कूल में होता है उसमें ऐसे पूछ लेता है, बोर्ड में तो बहुत मुश्किल है। नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। ठीक, अब हम निकालेंगे जो कि हमारा एग्जाम में पूछता है कि अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, हेडिंग लगा लो। ये एक चीज़ निकालेंगे, ये एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे कोई एक धनायन था, यहाँ धनायन से टकराया। ठीक, टकराते समय इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी u1, मान लो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, u1 हो गया। टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया, टकराते समय इसका टाउ मान लो टाउ 1 हो जाएगा। ठीक, ये लेमडा 1 एक्सेलरेशन कितना मान लो, त्वरण कितना है, a के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 के बराबर हो जाता है। जब पहला टक्कर हुआ तो इस टाइप से हुआ। ठीक, इसका जो हमारा लेमडा था वो, सॉरी जो लेमडा था वो, लेमडा जो है ये हमारा मुक्त पथ हो जाएगा, लेमडा 1 हो जाएगा, टाउ 1 क्रांतिकाल हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण तो सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और बाद में वेलोसिटी जो कितनी होती है, v2 के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक और धनायन है, चाहो तो इसको कर्नल बना लो। ठीक है, कर्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कर्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बना रहे तब भी एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक, यहाँ पर आया, तो इसको मान लो ये हमारा कितना है, u2 है, लेमडा 2 है, सॉरी टाउ 2 है, लेमडा 2 है, a है, और यहाँ पे कितना है, v2 के बराबर है। इसी तरीके से अगला कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इस तरीके से यहाँ से आके एक धनायन से टकराया, और टकराने के बाद फिर यहाँ से गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा, या यहाँ पर भी एक धनायन से क्या हुआ, टक्कर खाया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे पहुँचा, एक धनायन से टक्कर खाया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मान लो कि ये हमारा कितना u3 है, टाउ 3 है, लेमडा 3 है, a है, और यहाँ पे कितना है, v3 के बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर मैं vd का मान लिखना चाहूँ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो या फिर या v एवरेज लिख दूँ, या v एवरेज लिख दूँ यहाँ से। तो v एवरेज जो होगा, देखो सबका निकलेगा, v1 v2 v3 सबका निकल जाएगा, तो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश प्लस vn डिवाइड बाई n। इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन होंगे, हम n इलेक्ट्रॉन मानते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक टकराया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से आप कितना बनाते जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर कोई एक टकराएगा तो उसका हो जाएगा u4 टाउ लेमडा 4 टाउ 4 लेमडा 4 a v4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से पाँचवा करोगे तो जाएगा u5 टाउ लेमडा 5 टाउ 5 लेमडा 5 a v5 के बराबर हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लोगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो अब v बराबर u प्लस at वाला फार्मूला हम पढ़े थे, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा दो, तो v1 बराबर निकल जाएगा u1 प्लस का a टाउ 1 के बराबर निकल जाएगा, a टाउ 1 के बराबर निकल जाएगा, क्योंकि v बराबर u प्लस a t हमारा यहाँ पे क्या है, ये टाउ तो हमारा है, t है, शांति काल होता है, तो इसको क्या टाउ 1 हमने लिया, v बराबर u1 प्लस a t1।
V2 बराबर लिख लो तो हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ 2, V3 बराबर लिखोगे तो हो जाएगा U3 प्लस ए टाउ 3, इसी तरीके से Vn लिखोगे तो हो जाएगा UN प्लस ए टाउ n के बराबर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। अब जरा यहाँ पे मान रखोगे तो Vd का जो मान आ जाएगा, Vd का मान देखो U1, U2, U3, U4 सबको अलग कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश प्लस UN डिवाइड बाई n, ये अलग हो गया। प्लस का A, सब में देखो ए कांस्टेंट है तो A बाहर निकाल ले रहा हूँ, लेमडा को टाउ को लिख रहा हूँ, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश प्लस टाउ n डिवाइड बाई n के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो ये तो हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है औसत तापीय वेग, U एवरेज, यही तो हमारा U एवरेज था, तो U एवरेज का मान तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Vd का मान निकल जाएगा 0 प्लस का A, और ये कितना हो जाएगा, टाउ एवरेज के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसको क्या मान लो, टाउ एवरेज मान लो, ये हमारा हो जाएगा टाउ एवरेज के बराबर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये हो जाएगा तापीय वेग, ये तापीय वेग कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो Vd का मान हमारा इतना यहाँ से आ जाएगा। नोट करो जल्दी से इसको, इतना हो गया, इतना कर लिया। देखो अब यहाँ पे क्या करो, A का मान रख दो, देखो A का मान माइनस कर लो क्योंकि यहाँ पे माइनस ई बाई एम के बराबर आया था, विपरीत दिशा वाला कहानी वही। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान रखोगे तो देखो Vd का जो मान निकल के आएगा, Vd बराबर हमारा आ जाएगा, तो 0 हो गया, ये हो जाएगा E माइनस का ए बाई एम के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा Vd का मान निकल के आ जाएगा। सॉरी क्या कर दे, तो A का मान, एक मिनट Vd का मान जो आएगा, देखो Vd का मान यहाँ से आ जाएगा, A का मान कितना है, माइनस का ई बाई एम, और ये कितना है, टाउ एवरेज, ये आ जाएगा हमारा Vd का मान, जहाँ पे ये जो टाउ एवरेज है ये हमारा है औसत शांति काल है, ये जो है औसत शांति काल है। ठीक, ये हमारा टाउ एवरेज जो है वो औसत शांति काल है। नोट कर लिया इतना। ठीक, अच्छा देखो, इसी में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि मान लो कि एक यहाँ पे है धनायन और एक दूसरा धनायन यहाँ पे दिया, एक कर या फिर एक कर्नल यहाँ पे दिया, एक कर्नल यहाँ पे दिया हुआ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, Vd है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तब भी हम Vd ही मान लेते हैं, एवरेज कितना का निकालते जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लेमडा m है और यहाँ पे ये जो है ये टाउ एवरेज के बराबर है। तो इन दोनों तीनों में से कोई दो देकर एक कभी कभी पूछ लेता है, तो 4 बराबर 2 बटा समय से Vd का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेमडा m डिवाइड बाई टाउ एवरेज के बराबर। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पूछ भी लेता है इस पर। ठीक है, तो ये भी याद रखो। तो देखो अभी तक हमें क्या क्या चीज़ें मिला है वो चीज़ें लिख लेते हैं कि A का मान कितना मिला है, माइनस ई बाई एम के बराबर, जो हमारे काम का वो चीज़ लिख लेते हैं। Vd का मान कितना है, Vd का मान आया है माइनस ई डिवाइड बाई एम टाउ एवरेज के बराबर आया है, और एक Vd का मान है लेमडा एम बराबर Vd बराबर लेमडा एम डिवाइड बाई टाउ एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि Vd का जो मान है वो वैद्युत क्षेत्र के टर्म में दिया हुआ है। देखो E है वहाँ पे, Vd का मान जो हमारा है वो Vd का मान हमारा कितना है, माइनस ई डिवाइड बाई एम टाउ एवरेज के बराबर आया, यही तुम्हारा Vd का मान आया है। अब ये वैद्युत क्षेत्र वाला है ना, यहाँ पे जब बैटरी उटरी लगेगा तो विभवांतर की कहानी चलेगी। ये तो वैद्युत क्षेत्र E का मान तो अगले पिछले वाले चैप्टर में चला जाता। तो अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे विभवांतर के पदों में, तो इसको लिख लो कि विभवांतर के पदों में, क्योंकि एग्जाम में विभवांतर बैटरी उटरी लगा रहेगा तो विभवांतर ही देगा, वो सब तो देगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के सब कहानी देगा नहीं। देखो विभवांतर के पदों में लिखना है तो एक चालक ले लो, इसमें एक बैटरी जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, एक यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है
वो लेंथ इसकी कितनी है, एल के बराबर है। यहाँ पे वी है, प्लस है, माइनस है, जो इसके बीच का विभवांतर है, विभवांतर कितना है, वी के बराबर है। विभवांतर मान लेते कितना, वी है। ये टर्मिनल यहाँ पे प्लस है, ये टर्मिनल यहाँ पे प्लस का है, और ये टर्मिनल यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी बना लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इसके विपरीत दिशा में इधर भागेगा। इसके बीच एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि dv बराबर जो होगा माइनस ई इंटू डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर लिख सकते हैं e इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। सब कहानी वानी पता है कि cos 90 वाइंटी सब कुछ लगाते हैं। ठीक है, 180 कर लो विपरीत दिशा में सब कुछ। तो v का मान यहाँ से v बराबर निकल जाएगा e, x का मान लेंथ कितना है, l के बराबर है, तो e बराबर कितना निकल जाएगा, v बाई एल के बराबर निकल जाएगा। तो e का मान जो आ गया हमारा v बाई एल के बराबर आ गया। ठीक, अब जरा विभवांतर देखो, यहाँ से विभवांतर vd का मान कितना है, vd का मान है e बाई एम टाउ एवरेज के बराबर है। अब जरा E का मान रख दो, V बाई एल रखोगे तो VD बराबर निकल जाएगा यहाँ से E का मान कितना रखना है, V बाई एल रखना है, तो यहाँ से निकल जाएगा V डिवाइड बाई एम एल टाउ एवरेज के बराबर। ये VD का मान आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से पता चल रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में, कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तुम्हें पता है कि जो VD जो होता है, विभवांतर जो होता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, और यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यानी कि निम्न उच्च विभवांतर से लिख दे रहा हूँ यार, कि जो करंट होगा यानी कि जो धारा होगा वो उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाएगा। ये जो होगा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाएगा, और ये जो होगा ये निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर जाएगा। ये जो होगा किधर जाएगा, निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर जाएगा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे याद रखना, ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे v का मान l का मान दिया रहेगा, विभवांतर के टर्म में दिया होता है, वैद्युत क्षेत्र के टर्म में कम दिया रहता है, वैसे वो भी याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। चलिए, तो हमारा जो यहाँ से विभवांतर VD का मान एक और आया, वो VD का मान जो आया ये आया हमारा VD का मान आया है EV बाई एम एल टाउ एवरेज। ठीक, अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। संबंध निकालेंगे कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ठीक, ये एक चालक था, इसमें हमने क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दिया। ये विभवांतर है, ये प्लस है और ये हमारा माइनस के बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे हमारे इस दिशा में चल रहे हैं। ये पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं L। इनकी जो बीच की दूरी है वो L है, इसका जो एरिया है वो एरिया A मान लेते हैं कि जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो A है। इसका जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो वैद्युत क्षेत्र E जो होगा वो हमारे इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा VD के बराबर है।
वी के बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा लैंग्वेज वैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि अब इसको पूरा ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मिटा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभी कि ये अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए, तो इसको पूरा डिटेल से लिखते चल रहा हूँ, फिर भी मिटा के शो कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे होता है, पर इस कहानी को लिख लो। ठीक है, तो लिख लो कि माना एक छड़ PQ की लंबाई L है, माना एक छड़ PQ की लंबाई L है, एक छड़ है जिसकी PQ की लंबाई कितना L है, लंबाई जो है L है, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। आगे लिख लो कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अगला आगे क्या किया है, विभवांतर लगा दिया है, तो लिख लो जब चालक के सिरों पर, जब चालक के सिरों पर विभवांतर V, चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं, B लगाते हैं, तो उसमें धारा I बहती है। धारा I बहती है। ठीक है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो है वो हमारा कितना है, Vd के बराबर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बता रहा हूँ। इसको नोट कर लिया इतना, हो गया। देखो यहाँ पे जो हमारा n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे n जो है वो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन, वैसे बताऊं ना, चालक में प्रति एकांक आयतन में, यानी कि अगर यहाँ से मैं 1 मीटर क्यूब आयतन ले लूँ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 पे पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 पे पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया था ना, बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, बटेरे में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 1 मीटर क्यूब, अगर हम 1 मीटर क्यूब आयतन अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो इसमें 10 पे पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना, अब तुम सोच लो यार कितनी बड़ी क्वांटिटी है ये, कितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे n जो है वो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसी को ये भी बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोला जाता है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि जो हमारा n है, n को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल लो, या तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल लो, n। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे n जो है स्मॉल n थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे बताना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी नोट कर लिया सब कुछ, चलिए अब यहाँ पे देखो कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मैं निकालूं कि इस पूरे चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो यहाँ पे अगर हम निकालें कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना चाहें तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो चालक में, यानी स्मॉल n की बात कर रहा है, चालक में प्रति एकांक
आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि स्मॉल n की बात कर रहा है या मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल दो, दोनों बात एक ही है, इनटू चालक का आयतन, इनटू चालक का इनटू चालक का आयतन। अगर देखो हमें यहाँ पे निकालना है कि इस पूरे चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये निकाल लें कि प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनटू चालक का आयतन। अब चालक का आयतन निकालें तो चालक का आयतन प्रति एकांक आयतन इंटू चालक का आयतन जब करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां से n बराबर निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा स्मॉल n, ठीक, इनटू हमें चालक का आयतन निकालना है तो इसका एरिया a है और लंबाई l है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एल, इसका आयतन के बराबर निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे n इंटू ए एल के बराबर होगा। अगर a इसका क्षेत्रफल है, एरिया इसका एरिया है, और l जो है इस चालक की क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो चालक में उपस्थित मुक्त आवेश निकाल लेते हैं। तो चालक में उपस्थित मुक्त आवेश Q बराबर कितना होता है, Ne, Q बराबर होगा Ne के। तो Q बराबर n का मान कितना है, n का मान है NaLe के बराबर, ये हमारा Q का मान आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम मान लेते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से P से निकल के कहाँ तक जाते हैं, Q तक जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन P से Q तक जाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको P सिरे से L दूरी तय कर Q सिरे तक पहुँचने में लगा समय T मान लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि माना अंतिम इलेक्ट्रॉन को सिरे P से L दूरी तय कर सिरे Q तक पहुंचने में लगा समय जो होगा वो T बराबर निकल जाएगा L/V/D के, वही चाल बराबर दूरी बटा समय से। मान लो जैसे देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ तक पहुँचा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ तक पहुँचा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ तक पहुँचा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा उसकी जगह पे अगला इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा ना। तो फिर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो अंतिम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय जो लगेगा वो L/V/D के बराबर, क्योंकि दूरी कितना मान लेते हैं VD के बराबर औसत दूरी ये है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी कितना L है और उसकी चाल जो है VD के बराबर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या निकल जाएगा, दूरी बटे चाल के बराबर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा समय T का मान भी निकल गया। अब चालक क्षण में प्रवाहित वैद्युत धारा निकाल लो। चालक क्षण में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर जो होगा वो हमारा आएगा Q/T के। तो जरा I का मान रख दो यहाँ से, सॉरी I का मान नहीं Q का मान रख दो, तो Q का मान है हमारा Q/T। Q का मान कितना है NaLe डिवाइड बाई T का मान कितना है L/V/D, L से L कैंसिल होगा, VD ऊपर जाएगा, तो I बराबर निकल जाएगा NaeVD, ये हमारा I का मान निकल जाएगा NaeVD के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर, थोड़ा सा मिटा दूं ऊपर से, नोट कर लिया, थोड़ा नोट कर लिया। चलिए ठीक, ये हमारा I का मान। यहाँ से जरा VD का मान निकालो, तो VD का मान निकालोगे तो VD बराबर आ जाएगा, ये पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारा VD का मान जो आएगा, देखो VD का मान आ जाएगा I/NaE के बराबर, ये आ जाएगा हमारा VD का मान आ जाएगा। VD का मान आ जाएगा यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर आ जाएगा
आई बाई ए एन ई के बराबर आ जाएगा। ठीक, या यहीं से फिर से देख लो, या फिर यहाँ से वी डी का मान तो हमें पता है ना। अगर हमें वी डी का मान पता है तो देखो इसको जरा ऐसे कर लो कि आई बराबर जो होगा वो वी डी एन ए ई बराबर। ठीक, आई बराबर जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग वी का मान हमने अभी निकाला था। वी का मान कितना आता है, ई वी बाई एम एल, टाउ एवरेज को टाउ लिख रहा हूँ, एन ए ई के बराबर। ठीक, तो यहाँ से आई बराबर निकल जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो कि टाउ एन स्क्वायर, सॉरी टाउ ई हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एन इंटू वी, ए इंटू वी डिवाइड बाई एम एल। ठीक, यहाँ से ये आ गया। अब जरा यहाँ से v का मान निकाल लो, जरा यहाँ से v का मान निकाल लो, v बराबर निकाल लो यहाँ से v बराबर। जब v बराबर यहाँ से निकालोगे तो देखो ये सब ऊपर जाएगा तो v बराबर निकल जाएगा एम एल डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा i और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a, नीचे आ जाएगा, या ऐसे लिख लो कि एन ई स्क्वायर ए टाउ, सब आ गया ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आ गया, एम एल इधर चला गया तो आई, ये आ गया। ठीक, ये आ गया v बराबर एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर आ गया। ठीक, एक तो रिलेशन हमारा यहीं से निकल गया कि वी डी बराबर होगा आई बाई ए एन ई के हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन हो गया। देखो ये अनुगमन वेग हो गया और ये धारा हो गया, ये दोनों हमारा संबंध आ गया, वी डी बराबर आई बाई ए एन ई के बराबर आ गया। ठीक है, यहीं से हमारी कहानी हो गई खत्म, बस इतना ही हमें करना था। ये हमने किस लिए किया है अभी बता रहा हूँ आपको, मिटा दो इधर वाला थोड़ा सा। चलिए, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम टेम्परेचर को यहीं पर है, अगर इसी में मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ तो m जो है वो m हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये l जो है, l भी कैसा हो जाएगा, ये l जो है वो हमारा लेंथ है, L जो है ये भी L क्या है, हमारी लेंथ है, इस चालक का लेंथ है, लेंथ भी कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, जो हमारा n है वो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो यहाँ पे देखो ये जो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ए जो है वो हमारा क्षेत्रफल है यानी कि एरिया जो है, और टाउ जो है, ये टाउ हमारा क्या है, श्रांति काल है। देखो टाउ जो है ये हमारा थोड़ा छोटा हो जा रहा है, दिख रहा है ना, श्रांति, एक मिनट, दिख रहा है ना ये सब, चलो ठीक है, श्रांति काल। टाउ जो है हमारा कितना है, श्रांति काल है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ, ये पे ध्यान देना, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है, L तो हमारा लेंथ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेंथ में कोई परिवर्तन होगा नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मास तो ऐसे भी कांस्टेंट रहेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर लेंथ उसकी नहीं बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सेम ही रहेगा, क्षेत्रफल भी कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर कांस्टेंट क्या रहेगा, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। और टाउ श्रांति काल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब ये सारी पूरी राशि जब हमारी कांस्टेंट हो गई तो हमारा v जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के बराबर हो गया, और यही तो हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है, v बराबर IR, और यही हमारा R के बराबर होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे फिर से आगे वाले एक दो लेक्चरों के बाद, हम एक या दो लेक्चर के बाद हम इसको पूरा R बराबर इसको प्रूफ करेंगे। यही होता है हमारा R का मान होता है। तो ये देखो ये हमारा कहाँ से पहुँच गया, ओम का नियम पहुँच गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है वहाँ पे अगर ओम का नियम अगर आपको याद हो तो ताप दाब को फिक्स रखते हुए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, V बराबर IR होता, अगर आपको 10th में याद हो तो थोड़ा बहुत, तो यही कहानी हम वहाँ पर करते थे। ठीक है, तो ये सारे अगर राशि कांस्टेंट हो जाएंगी, ये कांस्टेंट कब होगी, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो V बराबर किसके आ जाएगा, IR के बराबर आ जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से ओम का नियम भी हमारा थोड़ा सा हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से ओम का नियम भी वहाँ पर हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया ओम का नियम कैसे आएगा, बाकी तो पूरा वहाँ पर हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, मेन हमारा फार्मूला VD बराबर I/ANE के आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा सदिश रूप में भी देख लेते हैं क्योंकि धारा घनत्व हम पढ़ चुके हैं। नोट कर लो इसको, इधर वाला मिटा दूँ, चलो यहीं पर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक, देखो अगर हम मान लेते हैं यदि छड़ का धारा घनत्व J है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि छड़ का धारा घनत्व J है, अगर हम मान लें कि छड़ का जो है वो धारा घनत्व J है, तो धारा घनत्व J बराबर जो होगा वो I/A के होता है। और I का मान देखो हमारा कितना आया, I का मान आया है VDNAE डिवाइड बाई A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो J बराबर निकलेगा VDNE के बराबर निकल जाएगा। ये VDNE के बराबर निकल जाएगा हमारा J के बराबर। यहाँ से अगर मैं VD का मान निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा J डिवाइड बाई NE के। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा सदिश राशि, ये भी हमारा सदिश राशि, तो ये किस में हो जाएगा, सदिश रूप में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप में। ठीक है, अच्छा देखो जो ये धारा और I के बीच में जो रिलेशन आया है VDANE लिखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ VDENA, I बराबर VDENA। तो इसको आसानी से याद कर सकते हो कि I बराबर वीना, I बराबर वीना, अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होगा, I बराबर वीना होगा, VDENA ये होगा अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा और ये हो जाएगा एरिया हो जाएगा, I बराबर वीना। यहीं से फिर हम अगला लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ओम का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहीं से लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है अगले लेक्चर में ये ना आ पाए, उसके बाद अगले लेक्चर में ये आएगा। ठीक है, तो मेन जो आज की कहानी थी वो कहानी कुछ समझ में आई, नोट कर लो इसको। आज की कहानी कुछ समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी